Hello students, I am Professor Sanjay Bhargav, MSc PhD with a teaching experience of more than 38 years. I welcome you all to my YouTube channel Physics with Dr. Sanjay Bhargav. This channel will provide useful study material for MSc classes under microwave electronics for the time being. Here for the first lecture, we would be studying about parametric amplifier. What is the requirement for the parametric amplifier? The syllabus says we are supposed to study about varactor, determine the equation of capacitance in linearly graded and abrupt junctions. Then we are supposed to calculate the Manley-Rowe relations. Parametric up converter, negative resistance parametric amplifier, we are supposed to make use of the circulator and then determine noise in parametric amplifier. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मेरी बात जो कि यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है वो हिंदी में बोलकर समझा पाऊं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के लिए कुछ इंट्रोडक्शन या कुछ आधारभूत चीजों को जान लेना चाहते हैं। A parametric device is one that utilizes a non-linear reactance or a reactance which can be varied as a function of time by applying a suitable pump signal. तो पैरामेट्रिक डिवाइस किसे बोलते हैं? जिसके अंदर नॉन लीनियर रिएक्टेंस हो या एक ऐसा रिएक्टेंस जो समय के साथ परिवर्तित किया जा सकता है। इसे करने के लिए हमें बाहर से एक पंप सिग्नल आरोपित करना पड़ेगा। द इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस कैपेसिटिव और इंडक्टिव एक्साइटेशन। हम यहां पर दो तरह के रिएक्टेंस की बात करेंगे, एक जो कैपेसिटर के कारण उत्पन्न होती है और दूसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यहां पर द टाइम वेरिएशन ऑफ रिएक्टिव पैरामीटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एम्प्लीफिकेशन और ऑसिलेशन। जो रिएक्टेंस है उसका समय के साथ जैसे जैसे परिवर्तन होता है हम उसके इस गुण को काम में लेकर हम एम्प्लीफायर और ऑसिलेटर निर्मित करने की एक कोशिश करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है तो आज की स्थिति तक पहुंचने के लिए लोगों के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका एक विस्तृत विवरण हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत यहां पर लिखा है। जो सबसे पहले हमें 1831 में इस संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी। Many essential properties of the non-linear energy storage systems were described by Faraday. Faraday ने 1831 में हमें non-linear energy storage systems के बारे में बताया था और 1883 में लॉर्ड रेले ने हमें इन सब के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान की। The first analysis of the non-linear capacitance was given by van der Zeel in 1948. He suggested that such a device may be useful as a low noise amplifier because no thermal noise is generated in a reactive device. Non-linear capacitance के बारे में सबसे पहली एनालिसिस van der Zeel के द्वारा 1948 में हमारे लिए प्रस्तुत की गई। उन्होंने बताया कि ये वाली जो हमारी युक्तियां हैं ये काफी हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं क्योंकि इनके द्वारा उत्पन्न नॉइज काफी कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जहां पर रिएक्टिव डिवाइसेस होते हैं वहां पर थर्मल नॉइज यानी कि प्रतिरोध के कारण जो उत्पन्न होने वाला नॉइज है वो उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए all these devices have become rather important for us. In 1949 London analyzed and presented experimental results of such circuit used as amplifiers, converters and oscillators. By this time, microwave
engineers started dreaming about a solid state microwave device which would replace the noisy electron beam amplifier. लंदन ने 1949 में एक एनालिसिस हमारे सामने पेश किया और कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमारे सामने प्रस्तुत किए, जहां पर इन डिवाइसेस को हम एम्पलीफायर, कन्वर्टर तथा ऑसिलेटर की तरह यूज कर सकते थे। जो माइक्रोवेव इंजीनियर्स थे वो अब एक ऐसी सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव डिवाइस के बारे में सोचने लगे जो नॉइजी इलेक्ट्रॉन बीम एम्पलीफायर को प्रतिस्थापित कर सकती हो। 1957 in 1957 Schull proposed a microwave solid state amplifier that used ferrite. The first realization of a microwave parametric amplifier using Schull's concept was made by Weiss in 1957. 1957 में शुल नामक वैज्ञानिक ने एक फेराइट को काम में लेते हुए एक माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर को निर्मित किया। माइक्रोवेव पैरामेट्रिक एम्पलीफायर को के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए वीस ने प्रथम प्रायोगिक युक्ति इससे उत्पन्न की। आजकल एट प्रेजेंट द सेमीकंडक्टर डायोड, ऑल्सो नोन एज वेरेक्टर फॉर वेरिएबल रिएक्टेंस, इज मोस्ट वाइडली यूज्ड पैरामेट्रिक एम्पलीफायर। आज की तारीख में जो हम पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड जानते हैं उसका सर्वाधिक उपयोग पैरामेट्रिक एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है, क्योंकि वो एक वेरेक्टर के रूप में काम करता है, यानी कि एक वेरिएबल रिएक्टेंस डिवाइस के रूप में काम करता है, एक ऐसी युक्ति जिसकी रिएक्टेंस को परिवर्तित समय के साथ किया जा सकता है। द पैरामेट्रिक डायोड is of reactive nature and therefore generates negligible amount of thermal Johnson's noise as compared to microwave tubes, transistor and lasers. तो ये जो पैरामेट्रिक डायोड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ये रिएक्टिव नेचर का है, इसीलिए क्योंकि रिएक्टिव डिवाइसेस के अंदर प्रतिरोध का मान शून्य होता है, इसीलिए उसमें I²R जो ऊष्मा उत्पन्न होती वो न्यूनतम होती है। I²R जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके कारण जो नॉइज उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं जॉनसन्स नॉइज। तो इन युक्तियों के अंदर जॉनसन नॉइज न्यूनतम होगी, किसकी तुलना में? माइक्रोवेव ट्यूब्स की तुलना में, ट्रांजिस्टर्स की तुलना में तथा लेजर्स की तुलना में। One of the distinguishing features is that it utilizes an AC rather than a DC power supply. एक अतिरिक्त बात जो यहां पर इन सब को अलग करती है वो है कि इनको चलाने के लिए हम एसी काम में लेते हैं, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, वहां पर आप डीसी को काम में लेते हैं। माइक्रोवेव ट्यूब वहां पर भी हम डीसी काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से इन दिस वे पैरामेट्रिक एम्पलीफायर इज एन एनालॉगस टू क्वांटम एम्पलीफायर, लेजर और मेजर इन विच एसी पावर सप्लाई इज यूज्ड। इसका मतलब है कि पैरामेट्रिक एम्पलीफायर हमारे क्वांटम एम्पलीफायर, लेजर या मेजर के समान है, क्योंकि वहां पर भी एसी पावर सप्लाई को काम में लिया जाता है। अब हम थोड़ी सी जानकारी पीएन जंक्शन डायोड के संबंध में एकत्रित करेंगे। द डायोड्स यूज्ड फॉर पैरामेट्रिक एम्पलीफायर consist of a junction of N type and P type of semiconductor material। सामान्यतः जो हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं उसमें एक P प्रकार का और दूसरा N प्रकार का अर्धचालक को काम में लिया जाता है, और वहां पर जो जंक्शन है वो इन N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर के कारण निर्मित होता है। N टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है, इसीलिए उसको N और नेगेटिव टाइप बोला जाता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर को किस प्रकार बना सकते हैं? हम यहां पर प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी लाइक आर्सेनिक और एंटीमनी टू प्रोड्यूस एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए हमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डोप करना पड़ता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, वहां पर
धनात्मक आवेश की बहुलता रहती है. इट हैज एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू होल्स एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पी और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर. इसको कैसे बनाते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी बोरोन जैसी इंप्यूरिटी को इंप्लांट करके पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाया जाता है. द पीएन जंक्शन डायोड हैज अ नॉन लीनियर कैपेसिटेंस. ये जो डायोड है इसकी जो धारिता है वो नॉन लीनियर है. यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. आपको भी यहां पर सिद्ध करना पड़ेगा कि पीएन जंक्शन डायोड किसी भी प्रकार से निर्मित किया गया हो उसकी कैपेसिटेंस नॉन लीनियर होती है. इसीलिए इफ द पंपिंग सिग्नल एट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी एंड अ स्मॉल एम्पलीट्यूड सिग्नल एट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर अप्लाइड साइमल्टेनियसली द डिवाइस बिहेव्स लाइक अ टाइम वेरिंग लीनियर कैपेसिटेंस एट द सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस. ये जो हमारे पास में डिवाइस है, यदि इसके ऊपर पंपिंग सिग्नल एक आवृत्ति ओमेगा पी का और एक छोटे आयाम का सिग्नल ओमेगा आवृत्ति का एक साथ आरोपित किया जाए तो ये एक टाइम वेरिंग लीनियर कैपेसिटेंस वाली युक्ति बन जाती है जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस पर काम करती है. अ टाइम वेरिंग कैपेसिटेंस और अ नॉन लीनियर कैपेसिटेंस when incorporated in the circuit will give linear amplification of a small amplitude signal. जब हम टाइम वेरिंग कैपेसिटेंस या नॉन लीनियर कैपेसिटेंस वाली एक युक्ति को परिपथ में काम में लेते हैं तो इट गिव्स लीनियर एम्प्लीफिकेशन ऑफ ए स्मॉल एम्पलीट्यूड सिग्नल. छोटे आयाम के सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन करके हमें प्रदान करती है. हमारे पास में दो प्रकार के पीएन जंक्शन हैं जिनके बारे में हमें यहां पर पढ़ना है. एक लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन और दूसरा एब्रप्ट पीएन जंक्शन. सबसे पहले लेट अस पिक अप लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन. Let us take a linearly graded junction of N type and P type material. In a linearly graded junction, the N type material changes gradually and linearly to P type material in a distance W. हम यहां पर PN डायोड की बात करते हैं. ये एक लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन है जहां पर N टाइप का पदार्थ P टाइप के अंदर केवल W दूरी के अंदर परिवर्तित हो जाता है. This variation is obtained by gradually reducing the doping concentration or the concentration of donor atoms in the region x is equal to minus w by 2 to x is equal to 0. इसको हम कैसे हासिल करते हैं वही बात हमने यहां पर लिखी है. This variation is obtained by gradually reducing the doping concentration. डोपिंग कंसंट्रेशन को धीरे धीरे लगातार कम करते हुए हम माइनस डब्ल्यू बाई 2 से x इज इक्वल टू 0 के बीच में उसे शून्य कर देते हैं और उसके बाद में 0 से लेकर w बाई 2 दूरी तक इस कंसंट्रेशन एक्सेप्टर एटम्स की लगातार बढ़ाते जाते हैं. यहां पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का क्षेत्र है. एन टाइप के अंदर क्या होगा, आपके पास में धन आवेशित लैटिस एटम होंगे और उन धन आवेशित एटम्स के पास एक एक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन भी होगा. तो आप देखिए माइनस डब्ल्यू बाई 2 से 0 तक हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे एन टाइप एटम्स हैं इनकी संख्या को लगातार कम करते जा रहे हैं. जो हमारी इम्प्यूरिटी है उसके अंदर रेखीय रूप से कमी आ रही है और इसी प्रकार 0 से लेकर w बाई टी तक क्या होगा, यहां पर एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी की संख्या जो है वो लगातार रेखीय रूप से बढ़ती जाएगी. ये जो w माइनस डब्ल्यू बाई 2 से w बाई 2 का क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन. जो भी परिवर्तन होगा वो इस डिप्लीशन रीजन के अंदर होगा. माइनस डब्ल्यू बाई 2 से यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यहां से आगे चलने पर यह पूर्णतया पी टाइप सेमीकंडक्टर है.
यहां पर डोनर एटम की संख्या -w/2 से 0 तक लगातार सरल रेखीय रूप से कम होती जाती है और इसी प्रकार से 0 से लेकर w/2 तक सरल रेखीय तौर पर एक्सेप्टर एटम्स की संख्या बढ़ती जाती है। यही हमने यहां पर प्लॉट किया है, y एक्सिस पर नेट इंप्योरिटी और यहां पर हमने दूरी को प्लॉट किया है x को, ठीक है ना। तो यही बात हमने लिखा है कि concentration of donor atoms to 0 in the region -w/2 to x is equal to 0 and then linearly increasing the concentration of acceptor atoms in the region x is equal to 0 to x is equal to +/2. If the number density of acceptor atoms is Na, हम Na क्या मानकर चलते हैं? acceptor atoms का संख्या घनत्व। इसी प्रकार से the density of donor atoms is Nd. Nd क्या है? आपके लिए जो डोनर एटम्स हैं उनकी संख्या घनत्व। देन द डिफरेंस विल वेरी लीनियरली विद x अक्रॉस द जंक्शन। तो यहां पर Na माइनस Nd इज इक्वल टू k टाइम्स x। घनत्व का परिवर्तन सरल रेखीय तौर पर होता है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। पीएन जंक्शन डायोड को इस प्रकार से निर्मित किया जाता है कि संख्या घनत्व का जो अंतर है वो सरल रेखीय तौर पर लगातार परिवर्तित होता है। -w/2 से 0 तक आपके डोनर एटम्स की संख्या कम होती है और इसी प्रकार से 0 से लेके w/2 तक आपके लिए एक्सेप्टर एटम्स की संख्या सरल रेखीय तौर पर बढ़ती जाती है। यहां जो k है वो हमारे लिए एक कांस्टेंट के रूप में काम करेगा। When there is a gradient in the impurity concentration densities, electron will flow from a region of higher concentration to a region of lower concentration. जब भी संख्या घनत्व अलग अलग होगा, किसी भी चीज में हो, तो वहां पर उच्च संख्या घनत्व वाले क्षेत्र से निम्न संख्या घनत्व वाले क्षेत्र की ओर परमाणु हो तो वो चलेंगे, इलेक्ट्रॉन है तो भी चलेंगे। So electrons would always move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. यहां पर मैंने एक NP सेमीकंडक्टर बनाकर आपको प्रदर्शित किया है। यहां से लेके यहां तक ये पूरा N टाइप का क्षेत्र है और इसी प्रकार से यहां तक ये पूरा P प्रकार का क्षेत्र है। N टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या है? हमारे पास पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है, तो वहां पर प्रत्येक इंप्योरिटी एटम के पास में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर लैटिस एटम के ऊपर धनात्मक आवेश रहेगा और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन संबद्ध हो सकता है। तो ये जो N क्षेत्र है इसमें इलेक्ट्रॉन की बहुलता है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए, यहां पर P टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को काम में लेते हैं। तो ट्राइवेलेंट का मतलब वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के काम में आएंगे और चौथा खाली रहेगा और उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? होल। इसीलिए यहां पर होल की बहुलता देखने को मिलती है। जैसे ही यहां पर N और P को जोड़ा जाता है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ जाएंगे और होल P से N की तरफ आएंगे और यहां पर जहां पर जंक्शन है वहां पर इनका पुनर्संयोजन होगा। इस पुनर्संयोजन के क्षेत्र में क्या होगा? पुनर्संयोजन के क्षेत्र में यहां पर लैटिस एटम पॉजिटिव है और यहां पर लैटिस एटम नेगेटिव है, इसलिए एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा जो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होगा। अब यह विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? यह विद्युत क्षेत्र इस जगह से इलेक्ट्रॉन के आगे प्रवाह को रोकेगा, इसी प्रकार से इधर से होल के प्रवाह को रोकेगा, अर्थात यहां पर एक बैरियर उत्पन्न हो गया है और उस बैरियर को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बैरियर या बैरियर पोटेंशियल। इसी रूप में हम पुरानी छोटी क्लासों में कहते हुए आए हैं। एक ऐसा भी क्षेत्र यहां पर निर्मित होगा जो मुक्त आवेशों से विहीन होगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। यही बात हमने यहां पर भी कही है। Thus the electrons will diffuse into the P side of the junction and holes will diffuse into the N side. This diffusion will continue till a space charge distribution together with the resultant electric field is set up
of sufficient strength which opposes the further flow of free charge carriers due to concentration gradients. तो घनत्व के अंतर के कारण जो आवेशों का प्रवाह था वो जंक्शन पर एक विद्युत क्षेत्र बनने के कारण फिर रुक जाता है. When the equilibrium is reached, a small region substantially free of charge carriers called depletion region is produced at the junction. मैंने भी यही बोला है, जंक्शन के दोनों तरफ एक छोटा सा ऐसा क्षेत्र बन जाता है जो मुक्त आवेशों से विहीन रहता है और इसी को हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन. The space charge built up on the either side of the depletion region and the electric field existing within the depletion region constitutes an equivalent capacitor. एक कैपेसिटर में क्या होता है, एक धन आवेशित प्लेट होती है, एक ऋण आवेशित प्लेट होती है और उनके बीच में एक विद्युत क्षेत्र होता है. तो यहां पर भी देखिए ये धन आवेशित क्षेत्र हो गया, ये ऋण आवेशित क्षेत्र हो गया और इन धन आवेशित और ऋण आवेशित क्षेत्र के कारण क्या हुआ, यहां पर जंक्शन पर एक कैपेसिटर निर्मित हो जाता है. यही बात हमने कही है कि यहां पर the space charge built up on either side of the depletion region and the electric field existing between the depletion region constitutes an equivalent capacitor. तो डिप्लीशन रीजन के अंदर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है जो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होगा और वो आवेशी क्षेत्र किसके कारण आ रहे हैं, लैटिस एटम के कारण आ रहे हैं जिन्होंने अपने मुक्त आवेश को खो दिया है. If a reverse bias voltage is applied across the junction, the electron and hole distribution is forced further apart. हम ये क्या बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहां पर कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में यहां पर ये N टाइप और ये P टाइप है और हम यहां पर इसको धन आवेशित बैटरी के टर्मिनल से और इसे हम बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दें तो यहां पर क्या हुआ, हमने तो पहले ही कहा था यहां पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया था. उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोका और होल को इधर जाने से रोका. अब ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये धन आवेशित ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ आने के लिए प्रेरित करेगा और ये होल को इस तरफ. इसका मतलब है आवेश वाहक हमारे जंक्शन की ओर नहीं जा रहे हैं, जंक्शन से दूर जा रहे हैं और जब जंक्शन से दूर जाएंगे इसका मतलब एक तरह से डिप्लीशन लेयर की मोटाई बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं. यही बात हमने यहां पर लिखी है. If a reverse bias voltage is applied across the junction, the electron and hole distribution is forced further apart. This widening of the depletion layer results in a decrease of junction capacitance. हम कैपेसिटेंस को कैसे लिखते हैं, C is equal to epsilon 0 A upon D. अगर इस D के मान में वृद्धि हो जाए तो जंक्शन का कैपेसिटेंस कम हो जाएगा. यही बात हम यहां पर कह रहे हैं कि अगर हम पश्च बायस की अवस्था को हम आरोपित करते हैं तो यहां पर जंक्शन कैपेसिटेंस विड्थ बढ़ने के कारण कम हो जाएगा. Thus, if an AC pumping voltage is superimposed on the bias voltage, the equivalent junction capacitance can be varied as a function of time. इसका मतलब है कि हम बायस वोल्टेज के साथ साथ यदि एक पंपिंग वोल्टेज भी आरोपित करते हैं तो जंक्शन कैपेसिटेंस को इस वोल्टेज के साथ समय के साथ साथ परिवर्तित किया जा सकता है. जो हमने यहां पर फिगर बनाए हैं आपके लिए, 4 फिगर बनाए थे हमने यहां पर. पहले फिगर के अंदर नेट इंप्यूरिटी का परिवर्तन देखने को मिलता है. अब क्या हुआ था यहां पर हमने कहा था कि यहां पर धन आवेशित आयन आ जाएगा या ऋण आवेशित आयन आ जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा. आप देखिए यहां पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल के रूप में काम कर रहा है, ये ऋणात्मक पोटेंशियल के रूप में काम कर रहा है और जो आपका जंक्शन का क्षेत्र है उसमें पोटेंशियल सरल रेखीय रूप से परिवर्तित हो रहा है. और चार्जेस के बारे में, यहां पर पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर नेगेटिव चार्ज था और उसका परिवर्तन सरल रेखीय तौर पर यहां पर हम शो कर रहे हैं. ये चार्ज डेंसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं और ये चार्ज डेंसिटी
विड्थ के अंदर लगातार सरल रेखीय रूप से परिवर्तित होती है, इसीलिए इसका नाम है लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। तो फिगर ए क्या बताता है? इट शोज that the density of donors and acceptors on the two sides of the linearly graded junction as a result of electron change from N to P impurity in the growth process. फिगर बी क्या बताता है? shows the potential distribution, यही हमने कहा था, और potential has the magnitude, कितना potential हो जाएगा? V minus VB. V जंक्शन का potential और VB आरोपित पश्च बायस वोल्ट था। जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा? विड्थ ऑफ द जंक्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे विड्थ ऑफ द जंक्शन इंक्रीज होगी वैसे वैसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस लगातार कम होती जाएगी। तो हमने क्या कहा है यहां पर? द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस एज मोर एंड मोर चार्ज अपीयर्स। बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक थिकनेस विद पोटेंशियल, इट इज फाउंड दैट the variation of charge with applied is not linear, और इसीलिए यहां पर क्या होगा? चार्ज का परिवर्तन वोल्टेज के साथ सरल रेखीय नहीं है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि कैपेसिटेंस अप्लाइड वोल्टेज के आधार पर परिवर्तित होती है, और वो भी अरेखीय तौर पर। फिगर सी क्या बताता है? एक्चुअल चार्ज थ्रू द ग्रेडेड जंक्शन। दिस इज मॉडिफाइड टू फिगर डी टू प्रोवाइड अ वेरिएशन विच इज मोर सूटेड टू यूज द मैथमेटिकल एनालिसिस। तो सी को हम परिवर्तित डी में कर देते हैं, वही हमने यहां पर कहा है कि सरल रेखीय परिवर्तन प्राप्त करते हैं। शोज द चार्ज डेंसिटी वेरीज लीनियरली विद डिस्टेंस इनसाइड द डिप्लीशन रीजन। यहां पर चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, सरल रेखीय चीजें देखने को मिल रही थी। तो डेंसिटी इज -8 टाइम्स एक्स। माइनस क्यों? माइनस इसीलिए कि यहां पर ग्राफ का स्लोप ऋणात्मक था। ये ऋणात्मक स्लोप होने के कारण वहां पर कांस्टेंट के साथ आपने -a का उपयोग किया है, और a का वैल्यू कांस्टेंट का कितना है? E टाइम्स ND। ये है डोनर एटम का संख्या घनत्व, Na एक्सेप्टर एटम का संख्या घनत्व, और W विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, दैट इज डिस्टेंस ओवर विच द कॉम्पोजिशन ऑफ N and P मटेरियल इज ग्रेजुएटेड। इसका मतलब है वो क्षेत्र जिसके अंदर सरल रेखीय परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं? यहां एक छोटा सा क्यूब चुन लेते हैं, साइड dx, dy और dz का। ये चुन लिया, ये साइड ds, ये dx और ये dy, और ये विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है, -w/2 <x और w/2। इसका मतलब है -w/2 से w/2 के अंदर ये स्थित है। अब इसमें आवेश कितना होगा? आवेश घनत्व इंटू आयतन, तो dq आवेश है, रो इंटू dx, dy, dz। नाउ हम ये मान के चलते हैं कि यहां लार्ज एरिया अजम्पशन हम काम में लेते हैं, तो फ्लक्स आपका यहां से प्रवेश करेगा और यहां से निर्गत फ्लक्स प्राप्त होगा। तो फ्लक्स आपका x दिशा के अनुदिश है। द इनवर्ट फ्लक्स इज टेकन टू बी नेगेटिव एंड आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव। तो यहां पर इनवर्ट फ्लक्स कितना हो जाएगा? d2 टाइम्स आपका क्षेत्रफल, वो कितना है क्षेत्रफल आपके लिए? dz dy, और इसी तरह जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो है d1 इंटू dy dz। नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, यही आपका गॉस लॉ है। तो d1 माइनस d2 dy dz वुड बी इक्वल टू रो dx dy dz। आपका dy dz यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो d1 माइनस d2 इज रो टाइम्स dx। d1 माइनस d2 क्या बताता है? चेंज ऑफ फ्लक्स डेंसिटी विद लेंथ, दैट इज dx। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेंसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो रेट ऑफ चेंज को बताने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा dd बाई dx एंड दैट वुड बी इक्वल टू रो। यहीं से लिख रहे हैं इसे, हमने भी पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर d इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम c,
और इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के टर्म्स में लिखते हैं तो dv बाई dx लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि d के स्थान पर मैं लिख सकता हूं माइनस एप्सिलॉन dvx बाई dx इज इक्वल टू रो, और इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा d2vx बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। आप सब इस इक्वेशन से परिचित हैं। इस इक्वेशन को हम सामान्यतः पॉइसन समीकरण के रूप में पहले से जानते हैं। यहां पर एप्सिलॉन क्या है? आपका एब्सोल्यूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि आपके लिए रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन वी। तो यहां पर हमने एब्सोल्यूट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिखा है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन वी। वीएक्स क्या है? पोटेंशियल एट द पॉइंट एक्स इन द डिप्लीशन लेयर। एक्स दूरी पर पोटेंशियल का मान वो Vx। यहां पर इस इक्वेशन संख्या 1 को हम बाउंड्री कंडीशन के अंतर्गत इसका सॉल्यूशन प्राप्त करना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव है, 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा। बाउंड्री कंडीशन क्या है? dvx बाई dx इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू, यानी कि बाउंड्री पर फर्स्ट डेरिवेटिव का मान 0 होना चाहिए और x इज इक्वल टू 0 पर Vx 0 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करिए। d2vx बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। रो का वैल्यू कितना था? माइनस ax, यहां पर रख दिया तो ये हो जाएगा ax अपॉन एप्सिलॉन। इंटीग्रेट करेंगे तो यहां तो मिलेगा dv बाई dx, ये आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब बाउंड्री कंडीशन लगाकर आप इस कांस्टेंट का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। हम यहां पर बोलते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस w बाई 2 पर dvx बाई dx इज 0। तो k1 का मान कितना आ जाएगा? k1 का मान आएगा माइनस a अपॉन 2 एप्सिलॉन और x स्क्वायर के स्थान पर आएगा w स्क्वायर बाई 4। इसीलिए k1 की वैल्यू आएगी 8 टाइम्स w स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन। यहां ले जाकर रख दीजिए। तो dvx बाई dx इज ax स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस 8w स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन। एक बार इसका पुनः आप इंटीग्रेशन कर दीजिए तो इधर तो मिलेगा Vx एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और यहां पर x आ जाएगा, एक कांस्टेंट k2 आएगा। अभी हमने कहा था अगर x का वैल्यू 0 है तो Vx का वैल्यू भी 0 आना चाहिए, इसलिए कांस्टेंट k2 का मान भी आपके पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास Vx का मान कितना आ गया? ax अपॉन 2 एप्सिलॉन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस w स्क्वायर अपॉन 4। ये मेरे पास x दूरी पर पोटेंशियल का मान यहां पर प्राप्त हो जाता है। दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। दिस एक्सप्रेशन गिव्स द पोटेंशियल एट पॉइंट x इन द डिप्लीशन रीजन एंड दिस वेरीज एज फिगर b। नाउ पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन मुझे कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन कितना आएगा? Vx एट x इज इक्वल टू w बाई 2 माइनस Vx एट x इज इक्वल टू माइनस w बाई 2। तो पहले Vx का मान निकालिए, यहां से x का मान आपको कितना रखना है? w बाई 2 और दूसरी बार माइनस w बाई 2। दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपके पास आएगा aw क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल V प्लस द नेगेटिव अप्लाइड बायस वोल्टेज। तो जो हमारी साम्य अवस्था आएगी उस स्थिति में ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? जंक्शन पर स्थापित कॉन्टैक्ट पोटेंशियल और उसमें आप रिवर्स बायस वोल्टेज V भी लगा दीजिए। रिवर्स बायस है इसलिए माइनस साइन के साथ आ गई। तो जंक्शन पर कितना वोल्टेज आरोपित है? V माइनस VB। ये तो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल और ये बायस वोल्टेज, और ये किसके बराबर है? aw क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन। यहां पर W क्या है? वो आपकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ है। इस W का मान निकालिए तो ये हो जाएगा, इसको 12 एप्सिलॉन अपॉन a को इधर ले जाओ तो 12 एप्सिलॉन अपॉन a V माइनस VB रेज टू पावर 1/3। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखा है। चार्ज डेंसिटी, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी ऑन वन साइड x इज इक्वल टू w बाई 2 पर होगी। तो रो का मैक्सिमम वैल्यू आएगा आपके पास में aw बाई 2। और ये कहां से निकाला है हमने ऊपर लिखा था चार्ज डेंसिटी वुड बी इक्वल टू माइनस a टाइम्स x। x की जगह आपको लिखना है w बाई 2 और रो की जगह रो मैक्सिमम। तो ये आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी। यूजिंग दिस एज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द चार्ज, तो हमने क्या किया? ये देखिए वापस से इस ग्राफ में चलें। ये चार्ज डेंसिटी, तो ये हाइट कितनी है? रो मैक्सिमम के बराबर।
तो इस रो मैक्सिमम को हमने बोला है यहां पर आकर कि रो मैक्सिमम का मान कितना आ जाएगा, रो मैक्सिमम का मान आएगा AW/2. Using this as the height of the triangle of the charge density, the charge on one side of the junction can be calculated. तो Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 0 से x = W/2 तक इंटीग्रेशन AX dx, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में AW²/8. इस इक्वेशन 2 को आप 3 में काम में ले लीजिए. 2 और 3 से आपको मिल जाएगा Q का वैल्यू A⁴ 12 एप्सिलॉन V - VB raised to power 2/3. अब कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं हम, C = Q/V. ठीक है ना. तो यहां पर कैपेसिटेंस इज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज. सो चेंज ऑफ कैपेसिटेंस विद चेंज इन, सो change of capacitance with a change in AC voltage is more meaningful. तो हमें इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस निकालना है dQ/dV - VB. तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी A⁴ ये तो पहले से है, और डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो 2/3 12 एप्सिलॉन और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2/3 -1 तो -1/3 नीचे आ जाएगा. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए. अब इस इक्वेशन को बड़ा ध्यान से देखिए कि दिस कैपेसिटेंस इज अ नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज. V - VB raised to power 1/3 है. कहीं लीनियरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए हमने कहा है कैपेसिटेंस इज अ नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज. मोर इज द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, larger is the width W and therefore capacitance reduces. हम शुरू से कहते आ रहे हैं जैसे जैसे हम पश्च बायस वोल्टता को बढ़ाएंगे वैसे वैसे width of the junction बढ़ती जाएगी और कैपेसिटेंस का मान लगातार कम होता जाएगा. तो हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है कि लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन के अंदर जो जंक्शन कैपेसिटेंस है वो अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर अरेखीय तौर पर अपनी निर्भरता को रखती है, और इसीलिए इस पूरे डिवाइस का नाम है वैरेक्टर, वेरिएबल रिएक्टेंस डिवाइस. और रिएक्टेंस कैपेसिटर का कितना होता है 1/ωc. अगर C का मान अरेखीय तौर पर परिवर्तित होता है तो रिएक्टेंस का मान भी अरेखीय तौर पर परिवर्तित होगा. इस जो हमारा PN डायोड है इसके इसी गुण के कारण इसे वैरेक्टर के रूप में काम में लिया जाता है. सामान्यतः जो PN जंक्शन है उस पर कैपेसिटेंस कितना हमें प्राप्त हो जाता है, लगभग 10 से लेकर 50 पिकोफैरेड के बीच में सामान्य बायस वोल्टेजता लगाने पर. मैं उम्मीद करता हूं कि जो लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन है वो आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा. आज के लिए हम यहीं तक. मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को एक बार दबाएं ताकि इसके बाद जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको उसकी सूचना स्वयं प्राप्त हो जाएगी. YouTube अपने आप मोबाइल पर आपको एक सूचना प्रेषित कर देगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो आपके हित का अपलोड किया जा चुका है. बहुत बहुत धन्यवाद.